कि ममता बनर्जी और उनके करीबी सलाहकारों और सिफलसारों को यह यकीन हो चला है कि चुनाव हाथ से निकल गया है, बंगाल हाथ से निकल गया है। आज भी ममता बनर्जी को पता है कि आज जो 92% से ज्यादा का वोट है वो 2011 के पैटर्न पर ही हुआ है। बेसिकली अगर आप ये पूरा कार्यकाल ममता बनर्जी का देखेंगे तो इसी तरह के फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ है और वही कल भी देखने को मिला। पीक फ्रस्ट्रेशन है जो ममता बनर्जी के चेहरे और उनकी हरकतों में साफ दिखाई दे रही है। स्ट्रांग रूम जो कि सभी पार्टी के लोगों को बताकर पोस्टल बैलेट के लिए खोला गया था और नियम है, उसको लेकर के कल रात पूरी तरह से हंगामा काटा गया कि यहां कुछ गड़बड़ हो रही है, जबकि सच सबको पता था। पहली बार हुआ है कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों से ज्यादा वोट हिंदुओं ने डाले हैं और स्पेशली जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं। मैंने ग्राउंड पर कई लोगों को यह तक कहते सुना कि कलकत्ता के पास टोक्यो बनने की संभावना थी, लेकिन इसे ढाका बना करके रख दिया ममता बनर्जी ने। ममता ने अपने सेक्युलरिज्म के आंचल के नीचे छुपाए रखा था, वो है मुस्लिम अपीजमेंट। इस बार बहुत सटल ढंग से हिंदू मतदाताओं के बीच भी वो बात पहुंची है और इसी वजह से ममता बनर्जी की घबराहट बढ़ रही है। तो क्या अब यह सवाल बेमानी हो गया है कि बंगाल कौन जीत रहा है या किसको कितनी सीटें मिलेंगी? क्योंकि कल रात में कलकत्ता की सड़कों और स्ट्रांग रूम्स के बाहर जो हुआ उसका इशारा कुछ और ही है। अगर उस इशारे को समझकर एक पंक्ति में उसका मतलब समझने की कोशिश की जाए तो अब सवाल यह रहा ही नहीं है कि टीएमसी का किला बचेगा या नहीं बचेगा। वो शायद 92% मतदान के बोझ तले कब का दब चुका है। अब सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी की अपनी सीट बच पाएगी? क्योंकि कल रात पहली बार ऐसा लगा कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं बल्कि विपक्ष के नेता के तौर पर व्यवहार करते हुए सड़कों पर उतर रही हैं। मुझे नहीं याद आता कि 2016 या 21 के विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी ने ऐसा कोई व्यवहार किया हो। 4 घंटे तक ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम के बाहर बैठी रही, तमाम तरह के आरोप लगाती रही। इन आरोपों में सबसे बड़ा वो आरोप रहा वो ये था कि इस चुनाव में बेईमानी हो चुकी है, वोट चोरी हो चुकी है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और तमाम ऐसी ही बातें जिनसे ये एक बात समझ में आई कि ममता बनर्जी और उनके करीबी सलाहकारों और सिफलसारों को यह यकीन हो चला है कि चुनाव हाथ से निकल गया है, बंगाल हाथ से निकल गया है। यह बीते एक दशक में भारतीय राजनीति का एक पैटर्न सा रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हो या कोई और पार्टी। इन सभी को जैसे ही अपनी हार दिखाई देती है तुरंत अपना सबसे सरल सा डिफेंस यही लेकर के आ जाते हैं कि अब तो वोट चोरी हो चुकी है। और दूसरी बात जो टीएमसी के इस डर को और ज्यादा बढ़ा रही है, याद करिए मतदान के पहले की चुनावी प्रक्रिया के दौरान एसआईआर को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया। कहा गया कि लोगों के नाम कट गए हैं, चुनाव आयोग के द्वारा वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? यह हुआ कि पश्चिम बंगाल के इतिहास का सबसे बड़ा मतदान हुआ। 92% से ज्यादा की टोटल टैली बनी और यही सबसे बड़ा मतदान डर को और ज्यादा बढ़ा रहा है क्योंकि ममता बनर्जी को राजनीति विरासत में नहीं मिली है। 2011 की जीत अकेले ममता बनर्जी की जीत थी। पश्चिम बंगाल की जनता ने तब भी ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा मतदान यानी करीब 85% मतदान करके यह संकेत दिया था कि अब हम कम्युनिस्टों से त्रस्त आ चुके हैं और हमें बदलाव चाहिए। पश्चिम बंगाल की जनता के बारे में, वोटिंग पैटर्न के बारे में चीजें समझना चाहेंगे तो आप सरकारों के कार्यकाल देखिए। कोई छोटी सरकार उन लोगों ने नहीं चुनी, एक लंबा कार्यकाल दिया और उसके बाद जब मतदान दिया तो बहुत दिल खोल के मतदान दिया, दिल खोल के सरकार बनाने का मौका दिया। ममता बनर्जी को पता है कि उन्होंने कैसे सत्ता परिवर्तन किया था और उसी तरह से आज भी ममता बनर्जी को पता है कि आज जो 92% से ज्यादा का वोट है वो 2011 के पैटर्न पर ही हुआ है। बस मसला यह है कि पिछली बार 2 फूलों के लिए मतदान हुआ था, इस बार सिर्फ 1 फूल के लिए हुआ है। ममता बनर्जी को यह भी पता है कि 2011 में जिस बदलाव की उम्मीद से एक पूरी जनरेशन ने उनका साथ दिया था, आज वो पश्चिम बंगाल की निर्णायक पीढ़ी नहीं रह गई है और आज जो पीढ़ी निर्णायक है उसे यह समझ आ चुका है कि हमारी पिछली पीढ़ी ने बहुत बड़ी गलती की थी, अब हमें कोर्स करेक्शन की जरूरत है और 2026 में पश्चिम बंगाल की जनता वही कोर्स करेक्शन करती हुई नजर आ रही है। और चूंकि मुझे यह सौभाग्य मिला कि मैं करीब 20 दिनों तक बंगाल में रह सका, वहां के लोगों से बात कर सका और खास करके उन लोगों से जो 30 साल से कम की उम्र थे, उनसे बात की मैंने। वो लोग कैमरे पर बात करना नहीं चाहते थे लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड यकीन आने के बाद बहुत खुल करके बात करते थे। एक मैं बात बताता हूं आपको, कलकत्ता की कॉलेज स्ट्रीट में मैंने कुछ लड़के लड़कियों से बात की। उनमें से अधिकतर पश्चिम बंगाल के दूर दराज के गांवों से, इलाकों से आने वाले लड़के लड़कियां थे। बातचीत के क्रम में एक लड़की ने यह कहा कि दीदी पागल हो गई है।
मैंने पूछा क्यों, तो उसने बताया कि दीदी एक बार हमारे कॉलेज आई थी, धूप थी, तो जैसे आदत होती है युवाओं की कि 10 मिनट फॉर्मेलिटी के लिए सुना और उसके बाद हम लोग इधर उधर हो गए। स्टाफ के लोग और तृणमूल छात्र परिषद के लोग वहां बच गए। दीदी को जब हम लोग जाते हुए दिखाई दिए तो उस वक्त दीदी सकपकाई, लेकिन उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं कहा। लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद दीदी के कहने पर वहां एक अटेंडेंस लगवाई गई और जो छात्र वहां पर नदारद थे बाकायदा उनके सेमेस्टर में नंबर कम करने के लिए कहा गया और नंबर कम हुए, कुछ बहस हुई और उसके बाद पता चला कि जाते जाते दीदी ने खुद यह कहा था कि जो लोग उठ करके गए थे उन्हें इसकी सजा दी जानी चाहिए। इसी को आप पूरे टीएमसी के कैंपेन में देख लीजिए, लगातार चाहे वो ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी हो या टीएमसी के और नेता हो, लगातार लोगों को इस बात की धमकी दी गई, किसी न किसी अंदाज में बताया जाता रहा कि 4 तारीख के बाद कौन बचाएगा, सेना तो चली जाएगी, फिर तो हम तुम ही रह जाएंगे। बेसिकली अगर आप ये पूरा कार्यकाल ममता बनर्जी का देखेंगे तो इसी तरह के फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ है और वही कल भी देखने को मिला। पूरे प्रचार कैंपेन के दौरान ममता बनर्जी की अगर आप बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे तो उसमें एक फ्रस्ट्रेशन दिखाई देगी। उसका प्राइम एग्जांपल एक 20 सेकंड का वीडियो आपको याद होगा, वो सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल वाला वीडियो। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे, रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। एक बार आप वो वीडियो दोबारा से देख लीजिए और उसमें ममता बनर्जी के बॉडी लैंग्वेज पर आप बहुत गौर से ध्यान दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज, जय जौहर, इंशाल्लाह, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। आबार देखा होबे, फिर मिलेंगे, राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे और जो फूल खिलेंगे और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के बाद आपको यह समझ में आ रहा होगा कि एक पीक फ्रस्ट्रेशन है जो ममता बनर्जी के चेहरे और उनकी हरकतों में साफ दिखाई दे रही है। उसके बाद आइए कल की घटना पर। 4 बजे के बाद ममता बनर्जी ने एक वीडियो डाला जिसमें शुरुआती बयान अगर आप देखेंगे तो जय बांग्ला के नारे की छाव में जय जिनेंद्र, सत श्री अकाल, सलाम, प्रणाम सब कुछ करती हुई दिखाई देती है ममता। उसके बाद मतदान हो चुका है, फिर भी हाथ जोड़कर ये सफाई दे रही हैं कि केंद्र सरकार ने अपनी फोर्स बहुत यूज करी है, पैसा यूज कर रही है, टीवी को यूज कर रही है, लेकिन फिर भी हम चुनाव जीत रहे हैं। अब सवाल यही बनता है कि अगर आपके हिसाब से चुनाव में बेईमानी हो चुकी है, चुनाव चोरी हो चुका है, तो आप सरकार बनाने का दावा कैसे कर रही हैं? अगर फोर्स और मशीनरी ने आपके खिलाफ साजिश की है तो आप चुनाव कैसे जीत सकती हैं? इसका एक ही मतलब होता है कि चित भी मेरी पट भी मेरी। ये जो उद्गार है, ये फ्रस्ट्रेशन का उद्गार निकल के सामने आ रहा है। ममता बनर्जी को ये दिखाई दे रहा है कि कहानी पलट चुकी है, रोटी पलट चुकी है। तृणमूल का जो 2 फूल था अब उसमें से सिर्फ 1 फूल बचे हैं जो कमल का है और उसके लिए लोगों ने शायद और ज्यादा तेजी के साथ और ज्यादा उत्साह के साथ मतदान किया है। यही टीएमसी थी जो एक वक्त पर कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ने और अपने आप को उनसे अलग दिखाने के लिए कह रही थी कि ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, अगर ऐसा हो सकता है तो हमें भी सबूत दिखाओ। और कल रात को इसी टीएमसी की तरफ से यह नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई कि ईवीएम टेम्परिंग हो रही है, उसकी सील सही से नहीं लगाई गई। स्ट्रांग रूम जो कि सभी पार्टी के लोगों को बताकर पोस्टल बैलेट के लिए खोला गया था और नियम है, उसको लेकर के कल रात पूरी तरह से हंगामा काटा गया कि यहां कुछ गड़बड़ हो रही है, जबकि सच सबको पता था। लेकिन फिर भी 4 मई को इस बार जितना थर्मामीटर नहीं गर्म होने वाला है, उससे कहीं ज्यादा टीएमसी का कार्यालय अभी से गर्म रह रहा है। मैंने वहां ग्राउंड पर जो देखा, वहां से आने के बाद लोगों से जो बात की, दूसरे चरण के मतदान के बाद जो नंबर्स आए, जो एग्जिट पोल करने वाले लोगों ने जो नंबर दिए, वो सब कुछ एक और इशारा कर रहे हैं। अगर उसको एनालाइज करके हम समझने की कोशिश करें तो 2 ही चीज निकल के सामने आ रही है कि 4 मई दीदी गई और चुपचाप कमल छाप हुआ है। मत प्रतिशत और इंडिविजुअल कैंडिडेट्स जो अपनी आंकड़ेबाजी करते हैं, उसके बाद भी जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें भी यही है कि 30 से कम के उम्र वाले जो वोटर्स हैं, उन्होंने बड़ी संख्या में टीएमसी के खिलाफ ही वोट डाला है। अभी उतना डेटा लोग प्रोसेस नहीं कर पाए हैं, लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों से ज्यादा वोट हिंदुओं ने डाले हैं और स्पेशली जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, उनके बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ ना पहुंच पाना एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। जो यंग वोटर्स हैं, उनके बीच अपने स्टेट के बाहर के जो स्टेट्स हैं, उनमें अपनी इमेज एक बहुत बड़ा मुद्दा रही है और इसी वजह से ममता बनर्जी को जय बांग्ला का नारा चलाना पड़ा। लेकिन वो नारा पब्लिक के बीच में जिस रूप में पहुंचा, उसने फायदा करने के बजाय बहुत बड़ा नुकसान किया है। ममता बनर्जी पर पहले से ही आरोप था कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के सिंपैथी रखती है और जय बांग्ला के नारे को लेकर के ये बात फैली कि ये तो मुजीबुर रहमान का नारा था बांग्लादेश को बनाने के लिए, और आज ममता उसे अपने कैंपेन में इस्तेमाल कर रही हैं। तो इससे नैरेटिव के लेवल पर आप सोच सकते हैं कितना भारी नुकसान हुआ होगा। बीजेपी जो आरोप लगा रही थी, और आप जब पश्चिम बंगाल में जाएंगे, सड़कों पर घूमेंगे, तो लोगों के व्यवहार में जो देखेंगे, वहां एक अलग तरह के भी लोग आपको दिखाई देंगे। उस चीज को और ज्यादा एविडेंस खुद ब खुद टीएमसी और ममता
बनर्जी ने दे दिया। पहली बार यह भी हुआ कि बहस इस बात पर हुई कि कलकत्ता और बंगाल के पास क्या क्या है और किस तरह की अपॉर्चुनिटी थी और उसके साथ क्या किया गया। जूट और इंजीनियरिंग का हब था कलकत्ता, पोर्ट होने की वजह से भारत के अधिकतर राज्यों से अधिक अपॉर्चुनिटी थी कलकत्ता के पास, लेकिन पहले लेफ्ट और टीएमसी की, बाद में टीएमसी की सरकार ने इसे बर्बाद कर दिया। मैंने ग्राउंड पर कई लोगों को यह तक कहते सुना कि कलकत्ता के पास टोक्यो बनने की संभावना थी, लेकिन इसे ढाका बना करके रख दिया ममता बनर्जी ने। कोलकाता पोर्ट पूरी तरह से इररिलेवेंट हो गया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ना होने की वजह से हावड़ा, कलकत्ता, डायमंड हार्बर जैसे बड़े इलाके इंडस्ट्रीज की कब्रगाह बन गए। सिंगूर ममता बनर्जी की राजनीतिक उठान का अगर एक बहुत बड़ी वजह बना था, तो आज की तारीख में ममता बनर्जी की राजनीतिक पतन की भी बहुत बड़ी वजह बन रहा है। इसके अलावा एक बड़ी चीज जिसे ममता ने अपने सेक्युलरिज्म के आंचल के नीचे छुपाए रखा था, वो है मुस्लिम अपीजमेंट। इस बार बहुत सटल ढंग से हिंदू मतदाताओं के बीच भी वो बात पहुंची है और उसका असर यह हुआ कि जिन घरों में टीएमसी का पारंपरिक वोट हुआ करता था, वहां भी यंग जनरेशन ने चेंज के लिए वोट किया है। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि नतीजों के बाद भारत की सेक्युलर पॉलिटिक्स, जो ट्रेडिशनल परिभाषा थी, वो भी बदलती हुई आपको नजर आएगी। बंगाल वो आखिरी किला था जिसने मुस्लिम अपीजमेंट को सेक्युलर पॉलिटिक्स के नाम पर प्रश्रय दे रखा था, लेकिन इस बार बंगाल की जनता ने उसे नकार दिया है और यह बात ममता बनर्जी और उनके तमाम लोगों को समझ में आ रही है। अवैध घुसपैठ और उसको प्रश्रय एक बड़ा मुद्दा बना। लोगों को यह बात समझ में आई कि इस तरह से उनके रिसोर्सेज पर बाहर से आए हुए अवैध घुसपैठियों को बसा दिया गया है और उन्होंने पूरी इकोनॉमी को ड्रेन कर दिया, उनके पूरे रिसोर्सेज को उन्होंने ड्रेन कर लिया है। और इन सब वजहों से, अगर ये सारी चीजें मुझे पता है, आपको पता है, लोगों को समझ में आ रही हैं, तो ममता बनर्जी को भी ये बात समझ में आती है। ममता बनर्जी के लिए लाखों आलोचनाएं की जा सकती हैं, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि भारत में अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स और उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग अपने पॉलिटिकल क्षमता की कोई रखता है, तो वो ममता बनर्जी ही है। और इसी वजह से ममता बनर्जी की घबराहट बढ़ रही है। 4 मई एक ऐसी तारीख बन गई है जिसके बारे में शायद टीएमसी चाहती है कि कैलेंडर से उसे मिटा दिया जाए। वो तारीख कभी आए ही ना, क्योंकि वो तारीख अब अपने साथ एक ऐसी शांत सुनामी लेकर के आ रही है जिसकी तैयारी बीजेपी ने एक लंबे वक्त से की थी, 2021 से की थी। और बंगाल की खाड़ी का तूफान शायद कलकत्ता की तस्वीर कभी ना बदल पाया हो, लेकिन लोकतंत्र की व्यवस्था से उठा यह तूफान कलकत्ता के नीले और सफेद रंग की छटा को हमेशा के लिए भगवामय कर देने को आतुर नजर आ रहा है। कुल मिलाकर अगर मैं कल की घटना, आज की जो सुबुगाहट हो रही है, जिसमें यह भी चर्चा हो रही है, अब एक नई चर्चा छेड़ दी गई है कि 4 दिन का अंतर क्यों लिया गया काउंट करने के लिए, वैसे तो 1 दिन में 2 दिन में भी किया जा सकता है। ये तमाम जो बातें उठ रही हैं और इसके अलावा जिन विषयों पर हमने अभी इस वीडियो में बात करी, उन तमाम चीजों को जोड़कर अगर एक तस्वीर बनाने की कोशिश की जाए तो ये निकल के आता है कि टीएमसी के लिए कोई सुखद तस्वीर नहीं बन रही है। और ये बाहर के लोगों को, पत्रकारों को, एनालिसिस करने वाले लोगों को जितना दिखाई दे रहा है, उससे कहीं ज्यादा, कहीं क्लियर टीएमसी के लोगों को दिखाई दे रहा है। इस देश की तमाम राज्य की राजधानियों में बैठने वाले नेताओं का ख्वाब था कि वो देश की राजधानी में बैठे। फिर ममता बनर्जी तो देश की पुरानी राजधानी में 15 साल से काबिज थी और उन्हें भी दिल्ली आने का मन होता ही होगा। इस बार लग रहा है कि पश्चिम बंगाल ने ममता बनर्जी को दिल्ली भेजने का पूरी तरह से मन बना लिया है और ये बात ममता बनर्जी को भी समझ में आ रही है। कलकत्ता छोड़ने में उन्हें दुख हो रहा है। हालांकि समझने के लिए यह भी कहा जा सकता है कि इस तमाम दुखद तस्वीर के बीच में ममता बनर्जी के लिए एक सुखद तस्वीर भी है। कौन सी तस्वीर? ये वो तस्वीर जो इस चुनाव के वक्त ममता बनर्जी ने भी कहा कि बंगाल से अब मैं दिल्ली पर कब्जा करने के लिए आ रही हूं। और पहले भी ममता बनर्जी दिल्ली रही हैं, देश की संसद को उन्होंने सुशोभित किया है अपने प्रेजेंस से। और इसके अलावा कई वक्त पर भी इस बात की चर्चा आई है कि ममता बनर्जी दिल्ली आ सकती है। यूं लग रहा है कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने इस बार ममता बनर्जी को दिल्ली भेजने की तैयारी कर ली है। ममता बनर्जी देश की पुरानी राजधानी में 15 वर्षों से काबिज थी। इस बार लग रहा है कि जो हर राज्य की राजधानी में बैठने वाले नेता ख्वाब होता है कि वो दिल्ली, देश की राजधानी में जा सके, उन्हें इस बार दिल्ली आने का मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस बार उनकी ये इच्छा पूरी हो सकती है। लेकिन 7 लोक कल्याण मार्ग में जाकर नहीं मिलने वाला है उनको मौका, बल्कि उससे कुछ ही दूर स्थित संसद में। संसद की पुरानी इमारत में कभी वो रेल मंत्री तो कभी धुआंधार विपक्षी नेता बनकर आई हैं। अब बगल में नई इमारत बन गई है, उसमें भी उनके लिए कुर्सी का इंतजाम तो उनके साथी राहुल गांधी और अखिलेश यादव करके ही बैठे होंगे। ममता बनर्जी का ख्वाब था दिल्ली आने का, तो इस बार उन्हें दिल्ली आने का मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है। शायद राज्यसभा सांसद बनकर के आ सकती हैं। पुरानी संसद में ममता बनर्जी की बहुत सारी यादें हैं। नई संसद में ममता बनर्जी का स्वागत किसी कोने में कुर्सी पर करने के लिए बेकरार ही है। बस बात यह है कि उसके लिए उन्हें हमेशा के लिए कलकत्ता और बंगाल गंवाना होगा, और गंवाना होगा हमेशा के लिए अपने एक छत्र राज को, जिसे ममता बनर्जी ने सियासत की चौसर पर ना जाने कितनी बारीक चालें चलकर तैयार किया था।
और शायद गंवाने के इस मंजर के दौरान कलकत्ता केदारनाथ सिंह से कुछ पंक्तियां उधार लेकर यही कहना चाहता होगा कि मैं जा रही हूं। उसने कहा जाओ, मैंने उत्तर दिया, यह जानते हुए कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। 4 मई को जाने के इस खौफनाक मंजर को कलकत्ता और ममता बनर्जी दोनों को देखना है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखना हमें भी है कि इस झुंझलाहट के दौर में नतीजों को ममता बनर्जी कैसे स्वीकार कर पाएंगी, कैसे स्वीकार कर पाएंगी उस बात को जिस बात का उन्हें दंभ था कि मेरे हाथों से कलकत्ता कोई छीन नहीं सकता है। अगर आप कलकत्ता जाएंगे, मैंने देखा है, कलकत्ता आप जाएंगे तो आपको जितनी भी इमारतें दिखाई देंगी, हाईवेज दिखाई देंगे, सड़कें दिखाई देंगी या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पर किसी भी रूप से सरकार का दखल है, वो नीले और सफेद रंग में रंगा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यही टीएमसी का कलर है। ममता बनर्जी की साड़ी का रंग भी यही है। पूरी तरह से उसको रंग करके एक अपने किले के तौर पर ममता बनर्जी ने तैयार किया था। लेकिन इस बार का चुनाव और ममता बनर्जी की झुंझलाहट और वोटिंग और तमाम जो एनालिसिस है वो इसी बात की ओर संकेत दे रहे हैं कि ममता बनर्जी को अब पश्चिम बंगाल, अब कलकत्ता, अब नबन्ना का 14वां तल छोड़ना होगा। छोड़ने के बाद वो जहां जाना चाहे, हमने एक संभावना पर बात करी, वहां जा सकती है। इसके अलावा उनके पास और तमाम तरह के ऑप्शंस हैं, वो जहां जाना चाहें वहां जा सकती हैं। लेकिन अभी जो तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है, और स्पेशली जो ममता बनर्जी खुद जिस तरह की चीजें करके, जिस तरह की झुंझलाहट को दिखा करके ये चीजें करती हुई नजर आ रही हैं, उससे यह बात स्पष्ट हो रही है कि अब पश्चिम बंगाल और ममता बनर्जी दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। विदाई की बेला है और उस दुख के बीच में झुंझलाहट निकलकर सामने आती हुई नजर आ रही है। हमने कोशिश करी कि आपको एक विश्लेषण, एक एनालिसिस दिया जा सके जो मेरा ग्राउंड का अनुभव है, और जो अभी तमाम चीजें निकल के सामने आ रही हैं, जो तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है, उसके आधार पर एक कहानी को समझाया जा सके। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप ऑप इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।